प्रिय विद्यार्थियों, ये रूम 10/8 लेसन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल पढ़ लिया था और पार्ट 2 हम आज शुरू कर रहे हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर बैठा करो, प्रत्येक लाइन का अर्थ समझा करो, जो जरूरी मीनिंग वगैरह लिखने हो वो भी लिखा करो, यानी कि एज ए ऑफलाइन क्लास की तरह ही आप इसमें पढ़ा करो, क्योंकि मेरा प्रयास है ऑफलाइन की तरह ही धीरे धीरे अर्थ समझाया जाए। तो बात ये हो रही थी, मिसेज मलिक इस बात का कई बार पछतावा कर रही थी कि उस घर में वो रह नहीं पाई जिसमें उसने बड़ी मेहनत करी थी उसके निर्माण में, और सबसे ज्यादा रुचि थी उसकी, अथक रुचि लिखा था इसमें। तो इस तरह से वो रिग्रेटफुल हो रही थी, बार बार पछतावा हो रहा था उसे, लेकिन बाद में उसको सांत्वना भी मिल रही थी, क्योंकि उसे इस बात से सांत्वना मिल रही थी कि सरकार उन्हें पर्याप्त किराए के रूप में पैसा दे रही थी उस घर का। अब देखिए आगे, एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इर्रेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट। ये वही किराएदारों की बात कर रही है कि वे जो होते हैं ना, देखो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, पेमेंट ऑफ रेंट, किराए के भुगतान में वो इर्रेगुलर भी नहीं होते, यानी अनियमितता नहीं होती। सरकार जो किराया देती है वो सही समय पर दे देती है। मिसेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्विजिशन्ड बाय द गवर्नमेंट, श्रीमती मलिक का घर सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया था, सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया। द रेंट वाज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट, और इसका किराया सरकार उनके बैंक खाते में ही जमा करा देती, यानी बैंक खाते में किराया आ जाता एवरी मंथ रेगुलरली, प्रति माह नियमित रूप से। अर्थात श्रीमती मलिक ये इस बात से बहुत उसको सांत्वना मिलती है, धैर्य बन जाता है उसका वापस। वो जो अधीर होती है इस बात को लेकर के कि जिस घर में वो रहना चाहते थे, लेकिन जैसे वो इस बात का ध्यान आता है उसे कि मुझे पर्याप्त पैसा मिलता है, अगर उसी घर को हम निजी किराएदारों को देते तो एक सिरदर्द होता, किराया समय पर नहीं आता, लेकिन सरकार ने अधिग्रहित किया उसको किराए पर, तो उसका किराया, उसकी किराए का भुगतान नियमित रूप से प्रतिमाह उनके खाते में हो जाता है। मिस्टर मलिक वाज स्टिल ओनली देयर सन। अब देखिए क्या होता है कि लंबा समय बीत जाता है, उनका तबादला वहां से हो जाता है, और इस दौरान ओनली देयर सन रिमेन्ड टू बी मैरिड नाउ। अब केवल उनका बेटा ही शेष रह गया था जिसकी शादी नहीं हुई थी। ऊपर चर्चा आई है कि बेटी की शादी हो गई थी, सास भी गुजर गई थी, अब केवल उनका बेटा रह गया था जिसकी शादी होनी थी। और मिस्टर मलिक थॉट दैट, श्रीमान मलिक सोचते थे कि दे वुड रेदर बी डन विथ इट बिफोर ही रिटायर्ड, और श्रीमान मलिक ये सोचते थे कि अच्छा यही है कि वो सेवानिवृत्त हों, उससे पहले पहले अपने बेटे की भी शादी कर दें, और यही हुआ। देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके बेटे की भी शादी हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, और बेटे की शादी होने के बाद श्रीमान मलिक सेवानिवृत्त भी हो गए। रिटायर्ड माने निवृत्त होना, फ्रॉम सर्विस माने सेवा से, यानी सरकारी सेवा से रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उनके घर को अभी भी सरकार ने खाली नहीं किया था, अभी तक सरकार के पास ही था उनका घर किराए पर। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विथ देयर सन, श्रीमान और श्रीमती मलिक अभी भी अपने बेटे के साथ, एंड डॉटर इन लॉ, और अपनी बहू के साथ रह रहे थे। इन ए रेंटेड हाउस, स्वयं किराए के घर में रह रहे थे। अब देखो, स्वयं के घर को किराए पर दे रखा था और स्वयं एक किराए के घर में रह रहे थे, ये सिचुएशन हो रही थी उनकी। अब उनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि हमारा अपना घर हमारे पास होता तो कितना अच्छा होता,
Mr. Malik was still fighting with the government for the release of the house. Mr. Malik अभी लड़ाई लड़ ही रहे थे, was fighting, लड़ाई लड़ रहे थे with the government, सरकार से, यानी कि सरकार से संघर्ष कर रहे थे वो, for the release of the house, घर को मुक्त करवाने के लिए. Where his end came, तभी उनका अंत आ गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई. देखिए, सरकार किराए ने काफी वर्षों तक किराए पर रखा उस घर को. सरकार तब तक उस घर को खाली नहीं कर सकती जब तक कि वहां जो ऑफिस चल रहा है उसके लिए पर्याप्त कोई वैसा ही घर दूसरा नहीं मिल जाए. तो काफी टेक्निकल बातों की कठिनाई आती है वापस घर को खाली करवाने में. और ये खाली करवाने की प्रक्रिया के दौरान ही श्रीमान मलिक की मृत्यु हो गई. अब देखिए कैसा जोग संजोग है कि जिस आदमी ने घर बनाया, जिस आदमी ने पैसा लगाया, वो उस घर में एक दिन भी नहीं रह पाया. आगे ये बात लिखी भी है. He passed away without being able to live in his house even for a day. He passed away, वो गुजर गए, यानी श्रीमान मलिक की मृत्यु हो गई. Without being able to live, बिना रह पाए. मलिक डॉटर इन लॉ, श्रीमती मलिक की पुत्र वधू वाज कीनर, अधिक उत्सुक थी. कीन मानी उत्सुक होना. कीनर देखो कंपैरेटिव डिग्री है. कीनर देन, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री की स्थिति कब बनती है? जब दो की तुलना की जाए. यहां उत्सुकता की तुलना है, तो श्रीमती मलिक भी तो उत्सुक थी अपने घर में जाने के लिए, लेकिन उनकी पुत्र वधू और भी ज्यादा उत्सुक थी टू शिफ्ट, जाकर रहने के लिए, टू हर ओन हाउस, अपने स्वयं के घर में. यानी कि जैसे ही घर उन्हें प्राप्त होता है तो श्रीमती मलिक की पुत्र वधू अधिक उत्सुकता दिखाती है उस घर में जाने के लिए. द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस, द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजेशन, वो क्षण, मोमेंट माने क्षण, समय, दे वर रिस्टोर्ड पोजेशन, उन्हें कब्जा वापस प्राप्त हुआ. अरे पोजेशन का अर्थ होता है अधिकार में होना, यानी कब्जा. रिस्टोर्ड माने पुनः प्राप्त होता है. जैसे ही ऑफ द हाउस, उस घर का, जैसे ही उनको उस घर का कब्जा पुनः प्राप्त होता है तो शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड, तो तुरंत वो जो पुत्र वधू थी उसने उस घर का रंग रोगन करवाना शुरू कर दिया. यानी कि रंग करवाना शुरू कर दिया, पॉलिश करवाना शुरू कर दिया, रंग रोगन करवाना शुरू कर दिया. एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और जाकर वहां बसने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी. तो ये जो है उसकी अधिक उत्सुकता को दर्शाता है कि वो बहुत उत्सुक थी उस घर में जाकर रहने के लिए. तुरंत ही उसने क्या किया? द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड, जो लकड़ी का सामान बनाने वाला व्यापारी था, डीलर मानी व्यापारी, फर्नीचर का जो डीलर था, व्यापारी था, उसको हैड बीन ऑर्डर्ड, उसको आदेश दे दिया गया था टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेज, कि बड़ी संख्या में सामान, फर्नीचर वहां सप्लाई किया जाए, आपूर्ति की जाए. यानी कि सब वहां उस घर में फर्नीचर की जितनी आवश्यकता थी उतना फर्नीचर लाया जाए, इस बात का आदेश फर्नीचर व्यापारी को उसने दे दिया. और विच ही डिड, और ऐसा उस व्यापारी ने कर भी दिया. विच ही डिड मानी ऐसा उसने कर भी दिया, यानी कि फर्नीचर पहुंच गया. अब देखिए, दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे, ऑन मंडे मॉर्निंग, उन्हें सोमवार की सुबह उस घर में जाकर रहना था. शिफ्ट माने जाकर रहना, शुरू करना. तो सोमवार की सुबह वो उस घर में जाना चाहते थे, उस घर में जाने वाले थे. बट एज दे वोक अप, लेकिन जैसे ही वो सुबह जागे, उठे, दे फाउंड दैट, तो उन्होंने पाया कि इट वॉज रेनिंग, की वर्षा हो रही थी. जैसे ही वो जागे, सुबह जागते हैं तो देखते हैं कि वर्षा हो रही थी. द डाउनपाउर वाज रेदर हेवी, डाउनपाउर माने बौछार, और जो वर्षा थी भारी वर्षा हो रही थी. डाउनपाउर वाज रेदर हेवी, काफी तेज वर्षा हो रही थी, भारी वर्षा हो रही थी. यानी कि ऐसी वर्षा हो रही थी जिसमें ये जो जाने का कार्य था ये संभव नहीं लग रहा था. दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतजार पर इंतजार किया, यानी काफी इंतजार किया उन्होंने कि वर्षा रुक जाए. Then it was time for Mrs. Malik's son to go to the office. फिर श्रीमती मलिक का जो पुत्र था उसके ऑफिस जाने का समय हो गया.
यानी उसकी ड्यूटी का टाइम हो गया। तो इट वाज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, फिर ये तय किया गया कि वो शाम को जाकर के उसमें रहना शुरू कर देंगे, वे शाम को शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि उस नए घर में शाम को चले जाएंगे, ये तय हुआ। समझ में आ रहा है ना? इट कंटिन्यूड टू रेन थ्रू आउट द डे। अब देखो होता क्या है, थ्रू आउट का अर्थ होता है उस पूरी अवधि को शामिल करना। थ्रू आउट द डे, दिन भर वर्षा होती रही, लगातार वर्षा होती रही पूरे दिन। इट वॉज रेनिंग एज हेवीली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, शाम को भी उतनी ही भारी वर्षा होती रही थी। इट वॉज रेनिंग, वर्षा होती रही थी, एज हेवीली है, उतनी ही भारी, एज एवर जैसा कि पहले हो रही थी, इन द इवनिंग ऑल्सो, शाम को भी वैसी वर्षा हो रही थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, सोमवार को वो लोग शुभ दिवस मानते थे। ऑस्पिशियस माने शुभ या मांगलिक, सोमवार उनके लिए शुभ था। ये धारणा की बात होती है, मान्यता और अपने विश्वास की बात होती है। कुछ लोग किसी दिन को शुभ मानते हैं, कुछ लोग किसी दिन को मानते हैं, तो ये इनका अपनी आस्था और विश्वास की बात थी। वो लोग सोमवार को शुभ मानते थे, तो मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, सोमवार उनके लिए शुभ दिवस माना जाता था। मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट, और श्रीमती मलिक ये चाहती थी कि आज ही जाया जाए वहां, आज ही वहां जाकर रहना शुरू किया जाए। इफ दे कुड, यदि वे जा सकते थे तो इसलिए वो चाहते थे कि सोमवार को ही वहां, मंडे को ही वहां गया जाए। हो सकता है इस पर कोई क्वेश्चन बन जाए अगर आगे चलकर, आप इन लाइनों पे ध्यान देंगे। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, अपनी माँ के इन विचारों का ख्याल करते हुए, अपनी माँ के इन विचारों का सम्मान करते हुए, ध्यान में रखते हुए, द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यूड टू रेन हेवीली। द सन डिसाइडेड, बेटे ने निश्चय कर लिया था, टू शिफ्ट, जाने का, अपनी माँ के विचारों और मान्यता को ध्यान में रखते हुए, आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, अपनी माँ की बात को ध्यान में रखते हुए, द सन डिसाइडेड, बेटे ने निश्चय कर लिया था, टू शिफ्ट, वहां जाकर रहने का, इवन दो इट कंटिन्यूड टू रेन हेवीली, चाहे भारी वर्षा होती रहे। बेटे ने यह निश्चय कर लिया था कि माँ ये चाहती है कि सोमवार को जाना है, तो उसने सोमवार को ही जाने का निश्चय कर लिया। दे सेंट फॉर ए टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी मंगवा ली। सेंट फॉर मानी मंगवा लेना, बुला लेना। टैक्सी बुलाई एक, इन एडिशन टू देयर ओन कार, उनकी खुद की कार तो थी ही, इन एडिशन टू मानी के अलावा, के अतिरिक्त, उनकी खुद की कार के अतिरिक्त एक टैक्सी मंगवा ली उन्होंने। एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और औपचारिक रूप से वहां से रवाना हो गए, औपचारिक रूप से वहां से रवाना हो गए। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, और यह तय हुआ कि रेस्ट ऑफ द लगेज, शेष बचा हुआ सामान, रेस्ट ऑफ द लगेज मानी शेष बचा हुआ सामान, कुड बी शिफ्टेड लेटर, बाद में पहुंचा दिया जाएगा, बाद में ले जाया जाएगा। कुड बी ले जाया जा सकेगा, ले जाया जा सकता था, शिफ्टेड लेटर बाद में। तो इट वाज रेनिंग इंसिसेंटली, इट वाज रेनिंग इंसिसेंटली, वर्षा उसी तरह से हो रही थी, लगातार हो रही थी। इंसिसेंटली माने लगातार, कंटिन्यू, वर्षा लगातार हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, कार की पिछली सीट पर बैठे बैठे, सिटिंग माने बैठे बैठे हुए, इन द बैक सीट माने पिछली सीट पर, ऑफ द कार माने कार में, कार में पिछली सीट पर बैठे बैठे मिसेज मलिक वाज लॉस्ट इन मेमोरीज, श्रीमती मलिक यादों में खो गई। मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक वाज लॉस्ट, खो गई थी, इन मेमोरीज, यादों में खो गई थी, यानी स्मृतियों में खो गई थी, वो पुरानी यादें, क्यों वो उस घर में जा रही थी जिस घर को बनवाने में उस महिला ने बहुत परिश्रम किया था, उस घर में जा रही थी। क्या सोच रही थी वो, कौन सी यादें उसको आ रही थी इस समय? व्हाट पेन्स शी हैड टेकन, कितनी तकलीफ सही थी उसने। व्हाट पेन्स मानी कितनी तकलीफ, कितनी परेशानियां, शी हैड टेकन उसने भोगी थी, उसने सही थी। व्हाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, व्हाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब ये घर निर्माणाधीन था। अंडर कंस्ट्रक्शन माने निर्माणाधीन। अरे जब इस घर का काम चल रहा था, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था इस घर का, तो उस महिला ने कितनी परेशानियां उठाई थी, कितनी तकलीफ सही थी, ऐसे विचार आ रहे थे उसे।
उस समय, द डेज वेन सी मिस्ड हर मील्स, वो दिन थे वेन जब सी मिस्ड हर मील्स, वो अपना भोजन भी करना भूल जाया करती थी। मिस्ड मानी भूल जाया करती थी, हर मील्स मानी अपना भोजन। अरे वो भोजन तक नहीं करती थी, उस घर के निर्माण की देखरेख में, उसकी सुपरवाइजिंग में, जो सारी चर्चा ऊपर आई है, पार्ट 1 में आ गया सारा, तो वो भोजन तक नहीं करती थी। द डेज सी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, द डेज उन दिनों में सी स्टूड, वो खड़ी रहती थी, इन द स्कॉर्चिंग हीट, झुलसा देने वाली गर्मी में। स्कॉर्चिंग हीट मानी झुलसा देने वाली गर्मी, ऑफ द सन, सूर्य की झुलसा देने वाली गर्मी में खड़ी रहती थी वो। सुपरवाइजिंग द वर्क, कार्य का निरीक्षण करती थी, इन प्रोग्रेस, सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य की प्रगति का निरीक्षण करती रहती थी कि कार्य कितना प्रोग्रेस में है, कितना आगे बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है, इस बात का पूरा निरीक्षण करती थी। गर्मी की परवाह नहीं करती थी, बहुत तेज धूप पड़ती थी, झुलस जाए आदमी, इतनी तेज धूप पड़ती थी, उसकी भी परवाह वो नहीं करती थी, भोजन की भी परवाह वो नहीं करती थी। द डेज सी वाज ड्रेंच्ड इन रेन, वो दिन थे जब वो वर्षा में भीग जाया करती थी। ड्रेंच्ड मानी भीग जाना, वो भीग जाया करती थी वर्षा में। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, उस वास्तुकार ने, उस शिल्पी ने क्या किया था, हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच, एक नक्शा तैयार किया था, स्केच एक चित्र तैयार किया था, प्रिपेयर्ड मन तैयार किया था, ए स्केच एक चित्र, ऑफ द हाउस उस घर का, इन कलर रंगीन। अरे उस आर्किटेक्ट ने रंगीन चित्र बनाया था उस घर का। वो चित्र क्या था, वो चित्र ये दर्शा रहा था कि ये घर पूरा बन जाएगा तो कैसा दिखेगा। तो ये आगे लिखा है, द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, कि ये घर जब पूर्ण हो जाएगा तो इस तरह का सा दिखेगा, इस तरह का सा लगेगा, ऐसा एक चित्र उस आर्किटेक्ट ने बनाया था। तो इट हैड द फिगर ऑफ ए लेडी, उस चित्र में एक महिला की आकृति दिखाई दे रही थी। फिगर माने आकृति, यानी कि उस चित्र में एक महिला का भी चित्र था। उस चित्र में एक महिला की आकृति बनाई थी उसने, ऑफ द हाउस, लेडी ऑफ द हाउस। और वो महिला कौन थी, एक प्रकार से घर की मालकिन थी। घर की मालकिन का चित्र बनाया उसने। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा, वो बरामदे में खड़ी थी। विथ हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, उस महिला की जो पीठ थी ना, वो बरामदे में पिलर लगा रहता है, बरामदे में खंबा, स्तंभ, बरामदे में जो खंबा लगा था, जो मार्बल का बना हुआ, संगमरमर का बना हुआ, संगमरमर के पत्थर का बना हुआ, उसकी तरफ पीठ करके खड़ी है वो महिला, उस चित्र में खड़ी दिखाई दे रही है। अर्थात वो उस चित्र में दिखाया था, उस आर्किटेक्ट ने जो नक्शा बनाया, रंगीन नक्शा बनाया, और वो चित्र एक तरह से वो घर पूरा हो जाने के बाद कैसा दिखने वाला था, इस बात का वो नक्शा था, वो चित्र था। तो उस चित्र में महिला की एक आकृति दिखाई दे रही थी, और वो महिला पिलर की तरफ, मार्बल पिलर की तरफ पीठ करके खड़ी थी। एलिजेंट, सुंदर थी वो महिला, एंड ग्रेसफुल, शालीन थी वो महिला। यानी चित्र से यही लग रहा था कि सुंदर और शालीन महिला है वो चित्र में। एन इमेज ऑफ कॉन्टेंटमेंट, एक संतुष्टि की मूर्ति लग रही थी वो, यानी कि इस घर की मालकिन, ये महिला हर दृष्टि से संतुष्ट है, इसको कोई तकलीफ नहीं। क्लैड इन ए मैरून साड़ी, मैरून कलर की, मैरून कलर लाल रंगी होता है, मैरून कलर की साड़ी पहने हुए वो महिला उस मार्बल पिलर के पास खड़ी हुई दिखाई देती है, यानी मैरून कलर की साड़ी पहने हुए है वो। मिसेज मलिक फेल्ट दैट, श्रीमती मलिक ने महसूस किया था, सोचा था, दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि उस वास्तुकार ने उसका खुद का चित्र बनाया था। यानी कि श्रीमती मलिक सोचती थी कि मेरा चित्र बनाया है उसने, यानी घर की मालकिन तो वही होगी ना। तो श्रीमती मलिक ये सोचती थी कि मेरा ही चित्र बनाया है, वो अपने लिए सोचती थी कि स्वयं का उसका चित्र है वो। बट सी नेवर वोर मैरून कलर्ड साड़ीज, लेकिन वो मैरून कलर की साड़ी तो पहनती नहीं थी। सी नेवर वोर, वो कभी नहीं पहनती थी मैरून कलर्ड साड़ीज,
मैरून कलर की साड़ी तो उसका कोई पसंद का रंग नहीं था, यानी कि वो मैरून कलर की साड़ी नहीं पहनते थे। एक तो ये उसे लग रहा था कि मेरा चित्र होता तो मैरून कलर की साड़ी नहीं होनी चाहिए थी। The figure in the sketch, however, was as tall as Mrs. Malik. ये जो आकृति दिख रही थी ना स्केच में, फिगर माने आकृति, इन द स्केच माने उस चित्र में जो महिला की आकृति दिख रही थी, however, was, फिर भी वो उतनी लंबी थी, as tall as Mrs. Malik, लंबाई में तो अंतर नहीं था। श्रीमती मलिक जितनी लंबी होती है उतनी लंबाई उस चित्र में उस महिला की भी लग रही थी। तो लंबाई के हिसाब से तो ठीक लग रहा था, लेकिन सारी जो पहने हुए थी वो महिला, वो उसके पसंद की नहीं थी, वो रंग उसके पसंद का नहीं था। रीक्लीनिंग अगेंस्ट द पिलर, रीक्लीनिंग का अर्थ होता है सहारा लेकर खड़े होना, झुककर खड़े होना। वो पिलर के सहारे खड़ी थी, द पिलर के का सहारा लेकर खड़ी थी। सी स्टूड द वे, और वो खड़ी भी ठीक उसी ढंग से थी, स्टूड माने खड़ी थी, द वे उसी ढंग से। मिसेज मलिक यूज्ड टू स्टैंड, जिस तरीके से श्रीमती मलिक खड़ी हुआ करती थी, यानी कि खड़े होने का जो तरीका था उस महिला का वो भी श्रीमती मलिक जैसा ही था, लंबाई भी श्रीमती मलिक जैसी ही थी, उतनी थी। बस डिफरेंस था तो एक ही बात में था कि वो सारी मैरून कलर की पसंद नहीं करती थी, और आर्किटेक्ट ने उस महिला की जो साड़ी थी वो मैरून कलर की दिखाई थी उस चित्र में। तो इस तरह से वो कल्पनाओं में खोई हुई थी। फिर आगे सोचती है कि मिसेज मलिक सॉ द फिगर इन द स्केच, श्रीमती मलिक ने उस चित्र को देखा, उस आकृति को देखा, कई बार देखा उसे। एंड वुड गो, और गई, एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल, और जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। ड्रेसिंग टेबल होती है सजने संवरने वाली, तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। मैनी ए टाइम, कई बार उसने चित्र को देखा, कई बार जाके ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई जाकर, यानी कि चित्र में मैं ही हूं ना, मेरा ही है ना ये चित्र, इस तरह की भावना के साथ वो कई बार जाके ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने आप को ही निहारती है, देखती है। सी थॉट दैट, उसने सोचा था कि, थॉट माने सोचा था, दैट माने कि, सी मस्ट शो, कि उसे अवश्य ही दिखाना चाहिए, शी मस्ट शो, उसे अवश्य दिखाना चाहिए, दैट स्केच, वो चित्र, टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम, कभी न कभी अपनी पुत्र वधू को भी दिखाना चाहिए वो चित्र, ऐसा भी वो सोचती थी। हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट, ये तो चलो कल्पना की बातें थी। अब वापस उसी कार में जो यथास्थिति है वहां आती है, यानी कि अभी तो वो कहाँ है, अभी तो वो नए घर में जा रहे हैं अपने में, यानी घर तो पहले का ही है लेकिन रहना अभी शुरू कर रहे हैं। तो रंग रोगन करवा दिया, सारा नया हो गया काम एक तरह से। तो श्रीमती मलिक पीछे की सीट पे बैठी है, देखती है कि हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट, की उसकी पुत्र वधू आगे की सीट पर बैठी थी। वाज सिटिंग मानी बैठी थी, ऑन द फ्रंट सीट मानी आगे की सीट पर, विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ, यानी कि ड्राइविंग उसका पति कर रहा था खुद की कार में, तो उसके बगल में ही उसकी वाइफ बैठी थी, यानी उसकी पुत्र वधू बैठी थी। मूविंग द रियर व्यू ग्लास, मूविंग मानी खींच लिया था, द रियर व्यू ग्लास, पीछे का दृश्य देखने का एक ग्लास लगा रहता है, एक कांच लगा रहता है ड्राइवर की साइड में और दूसरी साइड में भी, ड्राइवर के बराबर वाली सीट के तरफ भी, यानी पीछे का जो दृश्य है सड़क का वो उस कांच में ही दिखता है ड्राइवर को। तो उस कांच को उसने क्या किया, श्रीमती मलिक की पुत्र वधू ने अपनी तरफ घुमा लिया, यानी चेहरा देखने के लिए। रियर व्यू ग्लास को उसने अपनी तरफ घुमा लिया, रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार के रियर व्यू ग्लास को, पीछे के दृश्य देखने वाले कांच को अपनी तरफ, टुवार्ड्स हर मानी अपनी तरफ, उसने अपनी तरफ घुमा लिया। शी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, और अपने होठों को रंगना शुरू कर दिया। रीपेंटिंग मानी पुनः रंगना, हर लिप्स माने अपने होठों को। तो ये कार्य उस पुत्र वधू ने करना शुरू कर दिया। ये आधुनिक समय की है, मतलब मॉडर्न गर्ल एक प्रकार से। जनरेशन गैप की बात आई थी ना शुरू में, कि जनरेशन गैप को शो करता है ये पाठ। चलो आगे इस बात को लेकर क्या सोचती है श्रीमती मलिक, ये जो कुछ सोचती है वो, ये भी जनरेशन गैप ही है।
वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स? श्रीमती मलिक सोचती है कि वेयर वॉज द नीड, कहां आवश्यकता थी, नीड माने आवश्यकता, टू पेंट द लिप्स, होठों को रंगने की कहां आवश्यकता थी? When they were going to their own house, वो तो अपने खुद के घर में ही तो जा रहे थे, अपने स्वयं के घर में जा रहे थे, तो होठ रंगने की कहां जरूरत थी? एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? एट द मोस्ट माने ज्यादा से ज्यादा, दे वुड ईट, जाके भोजन कर लेंगे, एंड देन गो टू स्लीप, और फिर जाके सो जाएंगे। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, ये आजकल की लड़कियों के तौर तरीके भी अजीब हैं। स्ट्रेंज आर माने अजीब हैं, द वेज माने तौर तरीके, ऑफ मॉडर्न गर्ल्स माने आधुनिक लड़कियों के, यानी कि श्रीमती मलिक के। अब देखो ये जनरेशन गैप है, अब जो आधुनिक लड़कियां करेंगी वो तो आधुनिक सिस्टम से ही चलेंगी, वो तो उसके चाहने से तो सब कुछ बदल नहीं जाएगा, लेकिन वो पुराने जमाने की है, पहली अब से पहली पीढ़ी की है, तो ये जनरेशन गैप है, पीढ़ी अंतराल है, जो विचारों में भी है, कार्यों में भी है, रहन सहन में भी है, सब जगह है। यानी जो कुछ उसकी पुत्र वधू कर रही है श्रीमती मलिक को, वो सब अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि पहली बात तो कार में बैठकर इस तरह से होठ रंगने की जरूरत ही नहीं थी। फिर उसको ख्याल आता है कि आजकल की लड़कियों के तौर तरीके अच्छे नहीं। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, देखो विस्मय वो तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा गई। हाउ द गर्ल टॉक्ड, देखो ये लड़की बात कैसे कर रही है। शी वॉज जबरिंग इंसिसेंटली, जबरिंग माने बकवास करना, बकबक करना, वो बकबक कर रही थी। इंसिसेंटली माने लगातार बकबक कर रही थी, रुकी नहीं रही थी। वाई मस्ट शी टॉक विथ हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, वो अपने ही पति से अंग्रेजी में बात क्यों कर रही थी? ये मिसेज मलिक सोचती है उसके बारे में कि अपने पति से अंग्रेजी में बात करने की क्या जरूरत थी उसको। वाई मस्ट सी टॉक, वो बात क्यों करती, वो बात क्यों करनी चाहिए उसे बात, विथ हर ओन हस्बैंड, अपने स्वयं के पति से, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, और इतनी ज्यादा क्यों बोलती है, वो बकबक क्यों कर रही है। यानी कि ये जो है आज की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का जो अंतर है, सोच का अंतर है, ये दर्शाती है ये लाइन और ये पाठ भी। मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, अब देखो ये भी तो समस्या है। श्रीमती मलिक कभी अंग्रेजी नहीं सीख पाई। हैड नॉट पिक्ड अप का अर्थ यहां सीख पाना, समझ पाना, यानी श्रीमती मलिक कभी भी अंग्रेजी नहीं सीख पाई। सी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, केवल और केवल वो इस एक कार्य में असफल हो गई। सी हैड फेल्ड माने असफल हो गई थी, इन दिस ओनली, केवल इस एक काम में अंग्रेजी नहीं सीख पाई थी वो। सी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, अपने जीवन में उसने सारी इच्छाएं पूरी की। अकम्प्लिश्ड माने इच्छा पूर्ण करना, उसने जो भी कुछ करना चाहा वो सब कुछ उसकी इच्छा पूरी हुई, लेकिन वो अंग्रेजी नहीं सीख पाई। शी लर्नड बॉलरूम डांसिंग, उसने बॉलरूम डांस भी सीखा, यानी बड़े बड़े कमरों में सामूहिक नृत्य में भी भाग लिया उसने, यानी कि जो कुछ उसके जमाने में होता था उन सब चीजों में भाग लिया उसने, लेकिन वो अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाई। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, बाकी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।